चलिए आज अपन लोग जीनियस सुपर सेट का तीसरा वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे, और जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं या आपका गलत हो जाता है तो उसके लिए आपको प्रयास ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप तक सभी क्वेश्चन पहुँचे जो कि लेटेस्टेड हैं, एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा प्रायिकता उनकी है। उम्मीद है आप इन सेट के साथ अध्ययन कर रहे होंगे। तो जल्दी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? यानी आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला या अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? तो क्या वो अरुण L1 है, या आदित्य L1 है, या सूर्या L1 है, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से आप अपना आंसर क्लियर कर लें। ठीक है, और जैसा कि हम आपको प्रतिदिन बताते हैं कि आपको हमारे साथ नोटबुक रखना है, और नोटबुक में आप क्वेश्चन संख्या डालेंगे, और जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे जवाब देने से पहले आपको इसका आंसर नोटबुक पर लिख लेना है। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि आपको अभी ये आता है या नहीं आता है। इससे लिखने से आपको बाद में आपको रेशियो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन हम कितने बना पा रहे हैं। ठीक है, तो आप नोटबुक में अपना प्रश्न संख्या डालते जाएं। अगर आपका सही होता है तो आप बहुत बढ़िया, और नहीं होता है तो उसको आप गलत मार्क करके रखेंगे, और लास्ट में जो जो गलत हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर आपको आज काम करना होगा। ठीक है, तभी आपकी इस सेशन के साथ तैयारी मजबूत हो पाएगी। चलिए ठीक है, तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका आंसर है आदित्य L1। ठीक है, तो भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है? आदित्य L1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2025-26 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा कितनी कर दी है? यानी आपको पता होगा अभी हाल ही में जो बजट पेश किया गया, तो उसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान हैं, जो मछुआरे हैं या डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन हैं, इस शॉर्ट टर्म मतलब कम समय के लिए जो पैसा दिया जाता है किसानों को, उसकी कितना यानी अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है? तो आप क्या आप बता है 3 लाख कर दी गई है, या 5 लाख कर दी गई है, या 8 लाख कर दी गई है, या 10 लाख कर दी गई है? तो आपको ने आंसर लगा लिया होगा, उम्मीद है। तो इसका सही आंसर आपका 5 लाख रुपए कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी IPL इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? तो अभी IPL शुरू हुआ है, और आप सबको पता होगा कि 2025 में की जो IPL की नीलामी के लिए खिलाड़ियों को खरीदा गया, जिसमें से सबसे ज़्यादा या महंगी रकम या सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। क्या वो श्रेयस अय्यर हैं, या ऋषभ पंत हैं, या वैभव सूर्यवंशी हैं, या वेंकटेश अय्यर हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या होगा? ऋषभ पंत। ठीक है, ऋषभ पंत को अभी सबसे महंगा खिलाड़ी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। कभी देखो हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे सिंपल भी रखे जाते हैं ताकि हर बच्चे को एग्जाम पेपर थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो। तो कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? क्या वो मॉनिटर है, या कीबोर्ड है,
या माउस है या CPU है? और हम आप लोग जानते ही हैं, तो आंसर इसका फटाक से लगा दिया होगा। तो आंसर इसका है डी। ठीक है, CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूर संचार के क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है, यानी इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो आप बता सकते हैं, क्या वो लेजर है या रेडियो तरंग है, माइक्रोवेव है या उपयोग सभी हैं? यानी दूर संचार के क्षेत्र में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है उपयोग सभी। ठीक है, आंसर आपको पता चल गया है, नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का वायुमंडल, याद रखना है आपसे पूछा जा रहा है, किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना है? तो आपने अगर सौरमंडल पढ़ा है और सौरमंडल में ग्रह आपको पता है, तो उन ग्रहों के जो वायुमंडल हैं, तो वो किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है? तो इसका क्या आपको पता है? क्या वो शुक्र है या मंगल है या वरुण है या बृहस्पति है? ठीक है, तो अच्छी तरह से आपने आंसर लगा लिया होगा और इसका आंसर है शुक्र। ठीक है, यानी शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प बॉन्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया गया है? तो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, क्या वो कार्य की न्यायसंगत एवं मानवीय स्थिति का प्रावधान है, या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, या उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए है, या पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार किया गया है? तो आपको बताना है कि हथकरघा एवं हस्तशिल्प बॉन्डों की स्थापना में कौन सा निर्देशक सिद्धांत लागू किया गया है? तो आपका आंसर आपने चुन लिया होगा, आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन क्या है? ये क्वेश्चन आप पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है आप सबको आता भी है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब तक यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, या प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब यह किसी चिकनी सतह से टकराता है, या प्रकाश की किसी माध्यम में गति, या प्रकाश का किसी वस्तु द्वारा अवशोषण। तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या है? तो आंसर है बी, यानी प्रकाश की दिशा में परिवर्तन जब यह किसी चिकनी सतह से टकराता है तो वो परावर्तित कर देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव ईंधन क्या है, यानी बायोफ्यूल क्या है? तो आपको पता होना चाहिए और उम्मीद है आप लगाएंगे भी। जीवाश्म ईंधन का एक प्रकार है, या जैविक सामग्री से प्राप्त ईंधन है, या कृत्रिम रूप से संश्लेषित ईंधन है, या खनिजों से प्राप्त ईंधन है? देखिए एग्जाम में बिल्कुल 90 तोले ऑप्शन आने के सिस्टम वही है ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गलती कर सकें, और आपको इन सब गलतियों से बचना है और आपको सही और सटीक आंसर देना है। तो जैव ईंधन मतलब जैविक सामग्री यानी बायोमास से प्राप्त ईंधन ही जैव ईंधन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? यानी आपको ये बताना है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका थे तो वहां पर उन्होंने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो ये क्वेश्चन आप कई बार क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या वो इंडियन ओपिनियन था, या नेशनल हेराल्ड था, या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, या कॉमनवेल्थ था? ठीक है, तो आपको पता होगा कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंधित है? यानी यहाँ जो व्यक्ति दिए गए हैं इनमें से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से
संबंधित है। ठीक है, क्या वो रामानुज अयंगर हैं या श्रीनिवास अय्यर हैं या मल्लिकार्जुन मंसूर हैं या अरुणा साईराम हैं। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और सही जवाब है मल्लिकार्जुन मंसूर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेम सेल क्या है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आने की आगे भी उम्मीद है। तो स्टेम सेल क्या है? क्या पौधे की कोशिकाएं जो प्रकाश संश्लेषण करती हैं या अवशिष्ट कोशिकाएं जिनमें शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है या रक्त कोशिकाएं जो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं या तंत्रिका कोशिकाएं जो सूचना प्रसारित करती हैं। तो इनमें से कौन स्टेम सेल है? तो आपको आंसर लगा लिया होगा आपने और इसका सही आंसर जो है वो है बी, यानी अवशिष्ट कोशिकाएं जिनमें शरीर की विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की क्षमता होती है, उन्हें ही हम स्टेम सेल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों के वर्गीकरण, यानी जो तत्वों का वर्गीकरण है उसका आधार क्या है? यानी तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? क्या वो परमाणु संख्या है या परमाणु द्रव्यमान है या रासायनिक गुण है या भौतिक अवस्था है? तो करीबी ऑप्शन है और आप उम्मीद है बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपने लगा लिया होगा और इसका सही जवाब है जो आपको ध्यान रखना है परमाणु संख्या। यानी तत्वों का वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, यानी परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समोच्च जुताई क्या है? ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, उम्मीद है आपको आता है। तो समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई या समोच्च रेखाओं के साथ बंजर भूमि पर जुताई, समोच्च रेखाओं के साथ टेढ़ी मेढ़ी जुताई या समोच्च रेखाओं के साथ मैदानों पर जुताई। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है क्या समोच्च जुताई ढालू भूमि पर होती है या बंजर भूमि पर होती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है या मैदानों पर होती है। तो आपको पता होगा जो ढाल युक्त भूमि होती है, ढलान जहां पर होती है वहां पर समोच्च जुताई करनी होती है। ठीक है, चलिए तो आपका जो आंसर है वो है ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ? यानी आपको बताना है कि सार्क सदस्य देशों में अफगानिस्तान को शामिल कब किया गया है। तो क्या वो 2005 में हुआ है या 2007 में या 2008 में या 6 में? तो आपने आंसर लगा लिया होगा। अफगानिस्तान को वर्ष 2007 में सार्क में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया था? काफी खास क्वेश्चन है और आपको ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान रखना होगा कि वर्ष 2024 में मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया, जो जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आपने लगा लिया होगा। क्या वो दृष्टि-10 है या इंद्रजाल है या रुद्रम है या अपाचे है? तो आपने आंसर लगा लिया है तो आप सही कर लें, आंसर आपका बनेगा दृष्टि-10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? ठीक है, जो पृथ्वी का प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या था? क्या वो बालवारा था, कोलंबिया था, पेंजिया था या गोंडवाना था? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट यानी बड़े महाद्वीप का नाम वालवारा था। आपने आंसर लगा लिया होगा और आंसर आपका सही भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? यानी आपको बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सन आपको दी गई है। तो क्या वो कृष्णदेव राय थे या नरसिम्हा सलुवा थे या हरिहर और बुक्का थे या देवराय प्रथम थे? तो आप उम्मीद है
कि आपको आंसर आ गया होगा या आपने लगा लिया होगा। तो आपको पता है हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में अब ज्यादा देखे जाते हैं। जैसे मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या इतने से अधिक है, यानी आपको बताना है कि कितनी जनसंख्या वाले शहर मेगा शहर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो मेगा शहर आपको ध्यान रखना है कि मेगा शहर कौन से होते हैं, क्या जिनकी संख्या 20 मिलियन हो या 15 मिलियन हो या 10 मिलियन हो या 5 मिलियन हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जिन शहरों की जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है उन्हें हम मेगा शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखें जो कि आप कई बार पढ़ चुके हैं करंट की क्लास में भी, कि WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं। यानी यहाँ आपको ध्यान रखना है WTO के वर्तमान महानिदेशक, क्या वो क्लाउडिया गोल्डन है या हर्नांडो डी सोटो हैं या नेगोजी ओंकोंजो इवेला हैं या एरिक बेंटिगर हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर है सी। ठीक है, नेगोजी ओंकोंजो इवेला। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PAN यानी पैन का पूर्ण रूप क्या है। आपने कई बार अच्छी तरह से पढ़ा होगा, उम्मीद है आपको जल्दी से आंसर आ गया होगा। क्या वो प्राइवेट अकाउंट नंबर है या पर्सनल अकाउंट नेम है या परमानेंट अकाउंट नंबर है या पर्सनल अकाउंट नंबर है। तो आपने आंसर लगा लिया होगा और आपका आंसर उम्मीद है सही होगा, क्योंकि आंसर है सी, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी स्थायी खाता संख्या PAN का फुल फॉर्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है। यानी एक सीरीज है द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, ये इस सीरीज के लेखक कौन है आपको ये बताना है। क्या ये JK राउलिंग है या CS लुइस हैं या रोअल्ड हार्न है या JRR टॉलकिन है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा, हमने पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सीरीज के जो लेखक हैं वो कौन है, तो आपको पता चल गया होगा, CA लुइस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को किस नाम से जाना जाता है। यानी कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, क्या वो औसत भिन्नता लागत है या औसत निश्चित लागत है या औसत लागत है या औसत उत्पादन है। तो आपको पता होगा कि कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को हम औसत लागत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है। यानी हम्पी में जो विरूपाक्ष मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित किया गया है। क्या वो भगवान शिव के लिए है या उसमें भगवान गणेश हैं या भगवान विष्णु हैं या भगवान ब्रह्मा हैं। तो हम्पी का विरूपाक्ष जो मंदिर है वो किसके लिए समर्पित है। अगर आपने आंसर लगाया है ए तो आप सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था। तो आपको पता होना चाहिए कि पहला ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था। क्या वो भारत है या इंग्लैंड है या पाकिस्तान है या वेस्ट इंडीज है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और सही आंसर है भारत, यानी अपने देश ने ही पहला ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब जीता था। चलिए विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। ठीक है,
तो आपको बताना है कि भीकाजी कामा द्वारा जो प्रथम भारतीय ध्वज है वो कहाँ फहराया गया था, ठीक है, विदेशी धरती पर, वो भी, ठीक है। तो क्या वो रूस में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में? तो आपको पता होगा कि स्टुटगार्ट जो शहर था वो कहाँ का शहर था, जर्मनी का शहर था, और आपका आंसर होना चाहिए जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? यानी ये पुरस्कार 2020 का है, लेकिन ये जुलाई 2024 में प्रदान किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जुलाई 2024 में किसको गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो क्या वो रिगोबर्टा मेंचू हो, या अरुंधति राय है, या विनोद गणात्रा हैं, या इनमें से उपयुक्त में एक से अधिक लोगों को दिया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 रिगोबर्टा मेंचू को प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? क्या वो बोडो ओंडला है, या मैबरा जौ विधवी है, या पश्मीना ऊन है, या बोडो गोखा है? तो आपको पता होगा कि जो पश्मीना ऊन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ज़्यादा फेमस है, लेकिन लद्दाख के लिए नहीं, पश्मीना ऊन के लिए इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो आपके आंसर सही हो रहे होंगे, उम्मीद है, और आप ये समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल जगार महोत्सव, ठीक है, ध्यान रखना है, जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा होगा, क्या वो मेघालय में, या असम में, या छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में? तो आपको बताना है कि जल जगार महोत्सव का आयोजन जो किया गया है वो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ठीक है। तो आपका आंसर ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? यानी आपको ये बताना है कि जो वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक है वो किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या वर्ल्ड बैंक है, या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है? तो आपको बताना है कि इस किस संगठन के द्वारा वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक जारी किया जाता है। तो आपने अगर आंसर ए लगाया है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। तो आपको पूछा गया है कि कहां पर मनाया गया है, ठीक है। तो यानी प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया है? तो आपका आंसर आपको पता होगा, क्या उड़ीसा भुवनेश्वर में, या केरल के तिरुवनंतपुरम में, या उत्तराखंड के देहरादून में, या गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको पता होगा कि अभी हाल ही में यानी जो 9 जनवरी 2025 को जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है। तो क्या वो मध्य प्रदेश है, या वो केरल है, या उत्तर प्रदेश है, या कर्नाटक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा और आपको पता होगा कि सड़कों का घनत्व सबसे अधिक केरल राज्य में है, ठीक है। ये चीज अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पेरिस समझौते के अनुसार वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितना नीचे सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले समझ लें कि पेरिस समझौता के अनुसार जो वैश्विक तापमान वृद्धि है उसको पूर्व औद्योगिक स्तरों से कितना नीचे सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। क्या वो 1.5 डिग्री सेल्सियस, या 2 डिग्री सेल्सियस, या 2.5 डिग्री सेल्सियस, या 3 डिग्री सेल्सियस?
तो आपका आंसर आपने लगा लिया होगा। उम्मीद है कि वो आंसर सही होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पूर्व औद्योगिक स्तरों में 2.0 डिग्री सेल्सियस नीचे सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट की मुख्य विशेषता क्या है? तो अभी आपको पता है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें आप पढ़ रहे हैं, स्पेस एक्स के बारे में भी आप जानते होंगे। तो स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट की मुख्य विशेषता क्या है? क्या यह पुनः प्रयोज्य है, या यह परमाणु ऊर्जा से संचालित होता है, या यह सबसे तेज रॉकेट है, या यह सबसे सस्ता रॉकेट है? तो इसमें से कौन सी विशेषता इसे स्पेस एक्स के फॉल्कन हेवी रॉकेट की मुख्य विशेषता है? तो आपको पता होगा कि यह पुनः प्रयोज्य है। ठीक है, स्पेस एक्स का फॉल्कन हेवी रॉकेट क्या है? यह पुनः प्रयोज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5G तकनीक में मिलीमीटर वेव वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? यानी आपको ध्यान रखना है 5G टेक्नोलॉजी में मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? क्या यह अधिक कवरेज क्षेत्र है, या उच्च डेटा अंतरण दर है, या बेहतर सिग्नल पेनिट्रेशन है, या कम ऊर्जा खपत है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और इसका सबसे सटीक और सही आंसर जो होगा उच्च डेटा अंतरण दर का इससे ज्यादातर लाभ प्राप्त होता है। यानी इसमें मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग करने से मुख्य लाभ क्या होगा? उच्च डेटा अंतरण दर में वृद्धि होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या अर्थ है? आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या अर्थ है। क्या यह एक क्लास का दूसरी क्लास के गुणों और विधियों को प्राप्त करने की क्षमता है, या एक प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया है, या एक प्रोग्राम को छोटे प्रबंधनीय भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया है, या डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने की प्रक्रिया है? यानी आपको बताना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस का क्या अर्थ है। तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपको पता होगा कि ये क्या करता है, एक क्लास का दूसरी क्लास के गुणों और विधियों को प्राप्त करने की क्षमता देता है। तो आपका आंसर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कई बार आपसे पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आता होगा कि 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी, तो उस समय लागू करने के समय या लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो क्या वो रॉबर्ट फ्रांसिस थे, या वॉरेन हेस्टिंग थे, या लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, या विलियम होजेस थे? ठीक है, तो आप सबको पता है कि उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू की गई थी। तो आपका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही यानी रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है। क्या वो औरंगजेब है, या शेरशाह सूरी है, या बहादुर शाह जफर है, या आलम शाह है? और अगर आपने आंसर बी लगाया है तो आप सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? तो आपको ये क्वेश्चन का जवाब आता होगा कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था। आपसे पूछा गया है क्या वो 1957 में, या 1923 में, या 1930 में, या 1936 में? तो आपका आंसर
होना चाहिए, सही आंसर है 1923 में। ठीक है, आपका आंसर बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य उन्नयन किस दिशा में है? यानी आपको बताना है कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका उन्नयन किस दिशा में, यानी किस ओर उन्नयन होता है। तो क्या वो पश्चिम से पूर्व की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का जो सामान्य उन्नयन होता है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर अगर आपने ये लगाया है तो आप सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नमाचार्य ने किस भगवान की स्तुति में संकीर्तन की रचना की थी? यानी जो अन्नमाचार्य हैं उन्होंने संकीर्तन की रचना की थी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उन्होंने ये संकीर्तन की किस भगवान की स्तुति के लिए संकीर्तन की रचना की है। तो आपको आंसर बताना है, क्या वो भगवान शिव के लिए, या भगवान राम के लिए, भगवान वेंकटेश्वर के लिए, या भगवान कृष्ण के लिए? तो अन्नमाचार्य आप समझ ही रहे हैं कि हमारे दक्षिण भारत से संबंधित हैं और दक्षिण भारत में ही भगवान वेंकटेश्वर की पूजा होती है। ठीक है, तो अन्नमाचार्य ने भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के लिए संकीर्तन नामक ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपको ये पता होना चाहिए, कई बार एग्जामों में ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी परेशान कर जाते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर है? क्या वो गोवा में है, या कोलकाता में है, या नई दिल्ली में है, या बेंगलुरु में है? तो आपको आंसर जल्दी से बताना है, और आंसर क्या है इसका? तो आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता में है, और आपका आंसर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है, यानी आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के बारे में बताना है कि इसमें किस चीज का प्रावधान है। इसमें क्या नए राज्य के गठन की घोषणा से संबंधित है, या CJI की नियुक्ति की घोषणा से है, या लोकसभा भंग करने की घोषणा से है, या राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से है? तो आपने आंसर लगा लिया होगा, और सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 352 आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा डी सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो सीधा सीधा आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी है, तो दिल्ली का पहला सुल्तान कौन हुआ? क्या वो इल्तुतमिश था, या अलाउद्दीन खिलजी था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या बलबन था? तो आपने जल्दी से आंसर लगा ही लिया होगा, वो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करके दिल्ली सल्तनत को एक नए साम्राज्य प्रदान किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो आपको पता होगा, तो आपने देखते ही क्वेश्चन में आंसर लगा लिया होगा। क्या वो नीलगिरी को ब्लू माउंटेन कहते हैं, या माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, या हिमालय को कहते हैं, या फूजी पर्वत को कहते हैं? तो आप सबको पता है कि ब्लू माउंटेन नीलगिरी। यहाँ हम देख रहे हैं नील मतलब नीला यानी ब्लू, और माउंटेन मतलब पर्वत, और गिरी माने भी पर्वत होता है। तो वैसे भी डायरेक्ट हम लोग इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे तो वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी आपको ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो कौन सा दिन है? क्या वो 5 मार्च है, या 7 मार्च है, या 4 मार्च है, या 6 मार्च है? तो आपने पहले ही पढ़ा है, हमने बताया हुआ क्वेश्चन है कि 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? यानी आपको बताना है कि व्यापार घाटा क्या होता है। जब किसी देश के निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाते हैं, या जब किसी देश में कोई व्यापार नहीं होता है, या जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं,
या जब किसी देश का व्यापार संतुलित होता है। तो आप सबको पता होगा और आपने पढ़ते ही आंसर लगा लिया होगा और उम्मीद है आपका आंसर आपने ये लगाया होगा और यही आंसर सी है, क्योंकि जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो उसके व्यापार में घाटा होना स्वाभाविक है। ठीक है।